हम लोग जिस तरीके से कठिनाई को झेले हैं उसी तरीके से आने वाले पीढ़ी ना झेले। कहीं कोई इशू नहीं है, थोड़ा बहुत कहीं है खींचतान, वो समय रहते हुए ठीक हो जाएगा। 243 में सब एडजस्टमेंट कर लेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहस बहुत ज़रूरी है, और बहस क्यों ज़रूरी है ये आप भी बेहतर समझ रहे हैं। बहस इसलिए ज़रूरी है कि बहस होगा तभी कुछ निकल करके आएगा। मंथन हुआ था, कहानी सबने सुनी होगी कि जब मंथन हुआ तो विष और अमृत दोनों निकला था। अब इस विष और अमृत के हकदार कौन कौन होंगे, कौन हलाहल पिएगा, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन जो चर्चाएं चल रही हैं कि बिहार को कौन आगे बढ़ाएगा, कौन बनाएगा, उस चर्चाओं में कहीं ना कहीं एक नाम बहुत मजबूती से आता है, जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मुकेश सहनी नाम है इनका, और इन्होंने बिहार को बहुत कुछ दिया। राजनीतिक रूप से मैं नहीं कहूँगा, पर व्यक्ति के रूप में सामाजिक दायित्व को समझते हुए जो भी इन्होंने किया है वो आपके सामने नजर आ रहा होगा। एक बहुत बड़ा संगठन है, और अब जब नई परिस्थिति पैदा हुई है, 30 लाख से ज़्यादा लोग अपने रोजगार, काम धंधा छोड़ करके बिहार चले आए हैं, और उनका कहना यह है कि बाहर नहीं जाएंगे। तब भी जहां एक तरफ इनके विरोधी चुनावी चर्चा में लगे हुए हैं, डिजिटल रैलियां हो रही हैं, वहां ये आज भी बैठ करके, जब मैं इनके पास आया तब भी ये चर्चा कर रहे थे कई लोगों से कि बिहार में कैसे रोजगार सृजन होगा। सबसे पहले तो हम भारत लाइव पे इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। कभी सर, चर्चाएं हो रही हैं चुनाव की, और आप बिहार में रोजगार कैसे आएगा इस पर चर्चा कर रहे हैं। आखिर आप करना क्या चाहते हैं? निश्चित तौर पे देखिए, बिहार में रोजगार आए और बिहार के युवा, बिहार के गरीब बिहार में रह के काम करें, तो ये हमारी ज़िंदगी का सबसे पहला लक्ष्य है। क्योंकि मैं अपने कम उम्र में, 18 साल की उम्र में बिहार छोड़कर मुझे दूसरे राज्य में जाना पड़ा अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। उस उम्र में आप देखिए कि बच्चे को खेलने कूदने का उम्र होता है, और अपने परिवार से, अपने रिश्तेदार से सबसे दूर जाकर मेहनत करना पड़ रहा है, दूसरे राज्य में रहना पड़ता है, वहाँ पे असुरक्षित महसूस हम लोग करते हैं। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आने वाले जो हमारी पीढ़ी है वो मेरे जैसे कष्ट दूसरे राज्य में जाके, और इतने कम उम्र में जाके उनको दूसरे राज्य जाना पड़े। अगर रोजगार ही करना तो अपने राज्य में भी मिल सकता है। जैसे आज महाराष्ट्र है, तो मराठी कोई बिहार नहीं आता काम करने के लिए, महाराष्ट्र में उनको इजीली काम मिल जाता है। काम सपोज नासिक में है, मुंबई में काम मिल गया है, काम कर रहा है, शनिवार को शाम को गाड़ी उठाता है और घर पे पहुंच जाता है 4 घंटे में, और फिर संडे को घर पे रहता है, मंडे को सुबह निकलता है और मंडे में ऑफिस भी ज्वाइन कर लेता है। मतलब घर से भी मिल लेता है और काम भी कर लेता है। आज हमारे पास बिहार में वो व्यवस्था नहीं है। आज अगर मुंबई जाना है तो 40 घंटा 42 घंटा लगता है ट्रेन से जाने में। अभी गरीब आदमी है तो ट्रेन से ही जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ट्रेन से 40-42 घंटा जाना आना, फिर उस हिसाब से कम अगर एक ट्रिप मारना है तो कम से कम 15 दिन का उनको समय लग जाना है। तो मेरा ये है कि हम लोग जिस तरीके से कठिनाई को झेले हैं उसी तरीके से आने वाली पीढ़ी ना झेले। बिहार में उद्योग कैसे लगे, बिहार में रोजगार कैसे मिल सके, उसके लिए एक बेहतर प्लानिंग और आप भी से न्यू रखना पड़ेगा। तब जाके आने वाले 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल जाते जाते धीरे धीरे कम होगा। ये न्यू रखने की बात जो आपने बताई सर, 15 साल किसी और का शासन रहा, 15 साल किसी और का शासन रहा, 30 सालों का अगर लेखा जोखा लिया जाए तो 30 लाख लोग बाहर हैं जी। अब इसमें गलती किसकी है हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आने वाले समय में आप राजनीति के द्वारा जब आपको मौका मिलेगा तो कैसे इसमें बदलाव करेंगे? देखिए, आपने यहाँ पे 30 साल का गिनती कराया है। एक्चुअली इसको गिनती करने की आवश्यकता अगर आप देखिएगा तो आज़ादी से लेकर आज तक तकरीबन 70-72 साल की बात है। ठीक है, ये इस पे आपको मंथन करना पड़ेगा। सिर्फ ये अभी की बात और या पूर्व की बात नहीं होगा। ये हमारे जो राजनेता थे पूर्व में भी आज़ादी के बाद, वो सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां रह गया कि हम लोग डेवलप नहीं कर पाए। नहीं तो आपको पता है कि बिहार झारखंड एक ही राज्य था, और हमारे बिहार के राज्य में झारखंड जब था तो हमारे बिहार में माइनिंग बहुत होता था, और बिहार से माइनिंग होता था और बिहार से बाहर लेके जाते थे लोग, हैदराबाद, चेन्नई या गुजरात, अदर स्टेट में वो खनन जो लेके जाते थे, उसके ऊपर बिहार सरकार ने सब्सिडी देता था, ट्रांसपोर्ट में सब्सिडी देता था कि आप हमारे बिहार से लेके जाइए और वहाँ पे आप अपना फैक्ट्री में लगा के और उसको जो भी उत्पाद करना कीजिए। अगर उस समय में अगर एक थोड़ा सा भी डिसीजन ले लेता कि हम सब्सिडी नहीं देंगे, तो मजबूरन खनन करके बिहार में फैक्ट्री लगाता और बिहार में रोजगार भी मिल जाता और बिहार में ही उस चीज़ को उत्पाद होता।
लेकिन बिहार सरकार के तरफ से उस समय में गलती हुआ कि खनन करो और लेके जाओ। जी। अगर वो उस समय में अगर लागू करता कि खनन लेके जाओगे, लेकिन लेके नहीं जा सकते, बिहार में ही तुमको करना है, लेके जाना तो अपने खर्चे से लेके जाओ, तो सारे लोग बिहार में फैक्ट्री लगता। आज हमको लगता है कि हजारों फैक्ट्री बिहार में खुल गया रहता, लेकिन किसी कारण गलती हुआ है। वो अभी उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करके आने वाले समय में जी। हम लोगों को ये ऐसी पॉलिसी बनाना है ताकि हम लोगों को बिहार में रोजगार हो। जैसे आज देखिए बिहार में भी बहुत सारा चीज़ का जरूरी गिरता है। आज हम कहाँ से मंगाते हैं? दिल्ली से मंगाते हैं, चेन्नई से मंगाते हैं, अलग अलग स्टेट से मंगाते हैं। ये जो हमारे रोजमर्रा की चीज़ें हैं वो भी चीज़ हम कम से कम बिहार में बना सकते हैं। आपको मालूम है बिहार से आप बहुत ऐसे राज्य को आप सप्लाई दे सकते हैं। आप नेपाल को दे सकते हैं, एक देश को सप्लाई दे सकते हैं बहुत सारा सामान। आप उधर हमारे हिमाचल के इधर जो सिलीगुड़ी वगैरह सब साइड है, तो बहुत हद तक आप सामान दे सकते हैं। तो बिहार में बहुत स्कोप है। सर आपके आइडियाज बहुत अच्छे हैं, और आइडिया को जब एक्सिक्यूट करने की बात आएगी तो उसके लिए आपको पावर चाहिए, सत्ता चाहिए। जी। अब हम थोड़ा सा आते हैं राजनीति की तरफ। आपने राजनीति में कदम रखा है, चुनाव भी लड़े, प्रदर्शन भी आपका लगभग संतोषजनक रहा है, जैसा कि आपने पहली बार किया और पहली बार आप बहुत बेहतर प्रदर्शन किए। अपने गठबंधन में भी संतोषजनक रहा, लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी हमें और मेहनत करनी की आवश्यकता है। बिल्कुल, राजनीति इतनी छोटी चीज नहीं है कि बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, लेकिन जिस तरह से आपने प्रदर्शन किया है वो प्रदर्शन बहुत कुछ लगता है। उपचुनाव में भी आपने बेहतर प्रदर्शन किया था। 25,000 वोट कम नहीं होते हैं एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो एक नई पार्टी का गठन करता हो और अपने गठबंधन में 3 सीट लेने के लिए मजबूर करता हो। यानी कि आपकी छवि और आपका काम करने का तरीका लोगों को पसंद है, जनता ने भी आपको पसंद किया। बहुत सारी बातें चल रही हैं महागठबंधन को लेकर के, बहुत सारी बातें चल रही हैं, एनडीए में भी बहुत सारी बातें चल रही हैं। आपको क्या लगता है कि आपके लिए कौन सा मुकाम बेहतर होगा, एनडीए या महागठबंधन? देखिए, हम एनडीए की तो बात ही नहीं अभी हम करेंगे। हम महागठबंधन के पार्ट हैं, महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ चुके हैं और अभी हम यहाँ पे हैं। आगे परिस्थिति क्या बनता है वो हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन मेरा इच्छा है कि महागठबंधन के पार्ट बने हैं, बना रहे हैं, और यहीं पे सब आपस में कोऑर्डिनेशन करके और बिहार के न्याय, क्योंकि आप देखिए 15 साल तो माननीय नीतीश कुमार कुछ किए नहीं है। आज अभी जब इस तरीके का सिचुएशन बना तो अभी वो प्लॉटिंग कर रहे कि हम ऐसा करेंगे, तो भाई 15 साल पहले आपको किसने रोका था? तो आज हम लोगों को मजबूती से लड़ना है, और बिहार के जनता के लिए, युवा के लिए, गरीब किसान के लिए। और हमें लगता है कि 15 साल उनको मौका मिला है, उसके बाद 15 साल के बाद चेंज होना चाहिए। यहाँ पे अभी नए नए युवा आ गए हैं, इनके कंधे पे ये जवाबदेही आना चाहिए, चाहे वो तेजस्वी प्रसाद यादव हो या मुकेश सहनी हो या चिराग पासवान हो या कन्हैया हो। तमाम ऐसे युवा भी आज बिहार में नए एक जनरेशन आगे आया है, और हम सब का फर्ज बनता है कि हम बिहार के लिए कुछ करें। ठीक है, एक मौका मिला है सर बिहार के पास, एक बहुत बढ़िया अवसर आया है। हाँ। इस अवसर को कैसे आप लोग बेहतर तरीके से एक्सिक्यूट कर सकते हैं? नहीं, उसी के कोशिश में लगे हैं। एक बार अभी उसी के कोशिश में लगे हैं और संघर्ष कर रहे हैं, और जिस रोज हमारे पास जवाबदेही आएगा उस रोज निश्चित तौर पे एक मेरे पास बड़ा विजन भी है। मैं शहर रह के आया हूँ, और अभी उम्र भी है, शारीरिक क्षमता भी है। दिन रात 18 घंटा, क्या अभी मोदी जी 18 घंटा काम अगर कर सकते हैं ये उम्र में, तो क्या हम 20 घंटा नहीं कर सकते? हम निश्चित तौर पर हम कर सकते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में 7 दिन तक लगातार मैं अपने सेट के लिए काम किया था, दिन रात एक करके मैंने काम किया, तब आज इस मुकाम तक मैंने पहुंचा। ये मेरी जिंदगी का रिकॉर्ड है कि 7 दिन तक मैंने काम किया। आपकी मेहनत नजर आती है सर, आपके काम करने का तरीका भी नजर आता है। आपके ऑफिस में इन करते ही एक लगता है कि स्टाइल है, और कहीं ना कहीं अनुशासन भी है। क्या महागठबंधन में अनुशासन है? देखिए, आपके सामने में कहने में कोई गुरोज नहीं है। थोड़ा सा अभी हाल फिलहाल में हम लोगों का पटरी से थोड़ा उतरा है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो उतर गया है पटरी से, उसको पटरी पे चढ़ाना ये हम सब का कर्तव्य है, और पटरी पे चढ़ेगा। और जो भी कहीं कमी है उसको हम लोग आने वाले समय में 10-15 दिन के अंदर में ये ठीक कर लेंगे। थोड़ा सा अभी खटपट दिख रहा है गठबंधन में, और आप लोग भी दिखा रहे हैं बढ़िया से, और सच्चाई भी है। ठीक है, लेकिन इतना भी खटपट नहीं है कि मतलब गिलास टूट गया। ठीक है, अभी भी सब ठीक है, थोड़ा बहुत है कहीं पे जंक है, उसको हम आने वाले समय में 10 दिन के अंदर में ठीक कर लेंगे। सर, सीट शेयरिंग के फार्मूला से पहले आप लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बने। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने में कहाँ परेशानी हो रही है? मुझे लगता है कहीं पे परेशानी होना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और सिर्फ नहीं बन रहा वही एक परेशानी है, और मुझे लगता है कि बनना कोई मतलब
बहुत बड़ा डील नहीं है, ठीक है। हम सब बैठेंगे, वही उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, ठीक है। लेकिन उसमें एक जवाबदेही हो कि कौन बैठाएंगे। आज नहीं है कोऑर्डिनेशन कमेटी, इसलिए आज बहुत दिन से हम लोगों का मीटिंग नहीं हो पाया। कौन आगे बढ़ेगा? सोनिया गांधी ने एक प्रयास किया था सर कि कोऑर्डिनेशन विपक्षी लोगों को एक जगह बैठा करके उन्होंने एक डिजिटल उन्होंने तरीके से सबसे बात वो देश लेवल का इशू था। वो ये बिहार चुनाव से लेना देना था। हमारा लेना देना है कि बिहार में चुनाव जो है और जो गठबंधन है उसके लिए एक कमेटी बने और उस कमेटी में जो भी योग्य हो वो व्यक्ति बने। मुकेश सहनी जरूरी नहीं कि उसमें लगातार 3 दलों की बैठकों की चर्चा चल रही है सर। कि आप बात कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, जीतन राम मांझी जी हैं। इसके अलावे कांग्रेस और आरजेडी आपकी बैठकों में पिछले कुछ दिनों में नजर नहीं आ रही। इससे पहले तो आप लोग लगातार होली के समय में सब एक साथ बैठते थे, एक साथ कई आपके कार्यक्रम में हमने देखा। इसको कैसे आप एक्सक्लूड चाहें? अगर कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे कांग्रेस और आरजेडी के लिए? नहीं, देखिए आप देखिएगा, मेरे जो लास्ट कार्यक्रम हुआ मार्च में 6 मार्च को जुब्बा सहनी शहादत दिवस मनाए, वहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से प्रतिनिधि आए। उससे पूर्व में यही ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, मछली भात का भोज हुआ, उसमें कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि आए थे और हमारे सब सहाय। तो कहीं पे कोई किसी का कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं आना चाहते हैं, नहीं आएंगे, ऐसी बात नहीं है। हाँ, मतलब हाल फिलहाल में 2-3 मीटिंग हुआ जिसमें हम 3 आदमी ही दिखे, लेकिन बाकी लोग नहीं दिखे। लेकिन आने वाले समय में सब दिखेंगे, ठीक है। तो कहीं कोई इशू है नहीं, ठीक है। रहा कि एक जगह बैठ के हम लोग आने वाले समय में ठीक कर लेंगे। हमारी सब जगह बात हो रहा, कांग्रेस पार्टी में भी बिहार से लेकर दिल्ली तक सारे नेता से बात हो रहा, तेजस्वी से भी बातचीत हो रहा है, उपेंद्र जी से भी हो रहा, मांझी जी से हो रहा है। हम लोगों को एक दूसरे से टेलीफोन पे बात हो रहा है। हाँ, सहयोग नहीं मिल रहा, टाइमिंग नहीं सेट हो रहा है कि हम लोग मुलाकात करें, ठीक है। और वो मुलाकात करने का एक मतलब प्लॉटिंग कौन करेंगे, ये किसी के पास जवाबदेही है नहीं। तो मुझे लगता है क्योंकि चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद मुझे जवाबदेही मिला था। जब हम लोग लास्ट जब बैठे थे तो मैं ही प्लॉटिंग करके सबको बैठाया था, ठीक है। अभी नया किनको जवाबदेही मिलेगा वो प्लॉटिंग करके सबको बैठाएंगे, ठीक है। तो कहीं कोई इशू नहीं है, थोड़ा बहुत कहीं है खींचतान, वो समय रहते हुए ठीक हो जाएगा। मतभेद नहीं है, मनभेद है जो इसको सुलझा लिया जाएगा। और इसकी लड़ाई आप शायद लड़ रहे हैं। हर पार्टी चाहेगा ना कि हमको हमारे पार्टी को ज्यादा से ज्यादा जगह चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सीट चाहिए, बड़े से बड़े जगह चाहिए, चाहे वो सीएम का फेस हो या डिप्टी सीएम का फेस हो या विधानसभा अध्यक्ष का जगह हो, वो चाहेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सीट चाहिए और सबका अधिकार है कोशिश करने में तकलीफ किस बात का है, तो कर रहे हैं। लेकिन 243 है, इसी में सब सेटल होंगे, ठीक है। 500 हम लोग बढ़ाने वाले नहीं है सीट, 243 में सब एडजस्टमेंट कर लेंगे। जैसे इससे पहले पूर्व में भी आप देखिए बहुत खींचतान हुआ लोकसभा में, लेकिन लास्ट जाके सब ठीक हो गया, ठीक है। जिनको जितना चाहिए था बात हुआ, सब रेडी हो गया। तो इस बार भी इसी तरीके से चलने वाला है। अभी 3 महीना समय भी है। तो अभी इससे पहले हम लोग लॉकडाउन में फंसे थे, कोरोना के लेके हम महामारी में हम लोगों को मदद करने में लगे थे, बिहार के समस्या के साथ जूझ रहे थे। तो हम लोग चुनाव के मैदान में अभी भी रंग में नहीं आए, ठीक है। एनडीए अपने रंग में आ गए, आने दीजिए, लेकिन अभी भी हम चुनाव के रंग में नहीं आए। इस महीने के अंत तक हम जाके चुनावी तैयारी पे हम लगेंगे। अभी भी हमको फिक्र है, जो प्रवासी मजदूर आए हैं उन लोगों के बारे में सोचना, जहाँ तक होगा वहाँ तक लोगों को मदद करना, हम अभी भी उसी में लगे हुए हैं। सीटों पर कोई अभी चर्चा नहीं हुई है? सीट पे नहीं हुआ है, लेकिन हमको लगता है 20 तारीख के बाद हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। तो आपने सुना, बड़ी बेबाकी से मुकेश जी अपनी बातें रखें। और सबसे बड़ी बात है कि मतभेद नहीं है, मनभेद है। और मनभेद इसलिए है कि सभी युवा हैं। आप उपेंद्र कुशवाहा को भी युवा में ही गिनती कर सकते हैं, क्योंकि उनकी टीम युवा है। जीतन राम मांझी की टीम में भी काफ़ी युवा हैं, युवा ही सब कुछ देख रहे हैं। चाहे जिनकी भी आप चर्चा कर लें, उनके प्रवक्ता की बात करें, उनके पुत्र की बात करें, जिनकी भी बात कर लें। मुकेश सहनी जी खुद युवा हैं, तेजस्वी खुद युवा हैं, और कांग्रेस में भी युवाओं की एक बड़ी टोली अपने काम में लग गई है। ये चर्चा इस बात की हम करने आए थे कि आगे क्या होना है, पर ये लग रहा है कि बिहार को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कितना ज़्यादा कौन कंट्रीब्यूशन करेगा। लड़ाई महागठबंधन में इस बात की हो रही है, और इसी बात को मीडिया हो, हम हो या कोई हो, उसे आपसी झगड़े मतभेद की बात कर रहा है, जो कि नहीं है, मनभेद है, जिसे बहुत जल्दी दूर कर लिया जाएगा। फिर मिलते हैं, बहुत ज़रूरी है, देखते रहिएगा। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।